हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो। ओके ओके। जस्ट वेट, अपन स्टार्ट करते हैं। आज रिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने रिडक्शन स्टार्ट किया था और इसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? यस। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म करो। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके ओके। सो देखो, कल मैं आपको आइडिया देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का रिडक्शन करें और खुद का ऑक्सीडेशन करें। दूसरे का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? या तो वो खुद का H प्रोवाइड कर दें, या फिर दूसरे का ऑक्सीजन हटा दें, या फिर किसी तरह उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा दें, वट एवर इट इज। ज्यादातर तो हमने हाइड्रोजन का एडिशन वाले क्वेश्चन ही देखे हैं जहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कल डिस्कस किया था और मैंने कल इसकी आपको समरी भी करवा दी थी। ठीक है, जैसे अगर मैं समरी की बात करूंगा तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि 1 मिनट, 1 मिनट। सबसे पहले हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की समरी मैंने आपको करवाई थी कि हर तरह के फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड सबको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? बोल के बताओ, किसमें कन्वर्ट कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। H- जो आता है वो कार्बन पर अटैक करता है बट नाइट्रोजन को रिमूव नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पर अल्कोहल ना मिलकर हमको एमीन मिलता है। क्लियर? ऐसे एमाइड से एमीन, साइनाइड से एमीन, इमीन से एमीन बनेगा, ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। जबकि एल्कीन और एल्काइन पर अगर हम नॉर्मल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो रिडक्शन नहीं हो पाता है। वजह क्या है? क्योंकि एल्कीन और एल्काइन खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, और H- भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों रिच रिच के बीच में दोस्ती नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम with the help of any Lewis acid, if we make the alkene or alkyne as electron deficient, तो H- का अटैक हो जाएगा, तब जाके रिडक्शन पॉसिबल है।
सिमिलरली एक और हमने एक्सेप्शनल केस पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड एल्कीन का is in resonance with the benzene ring and also along with the carbonyl group, then simple lithium aluminum hydride can also work and it can be reduced. क्लियर है इतनी बात? तो हमने सब रिड्यूस करने के बाद फिर आगे पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ पर बात करी थी कि कंपैरेटिवली माइल्ड है उससे, क्योंकि यहाँ पर बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आसानी से पोलराइज नहीं होता है, आसानी से H माइनस इतना नहीं निकलेगा, सो रेट ऑफ रिडक्शन विल बी, या कह सकते हैं कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर एजेंट के साथ कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन की जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी है, या वी कैन कॉल एज द कि उस कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो हमने कल बात भी कर दी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की औकात कम है, तो केवल 3 ही फंक्शनल ग्रुप के साथ काम करता है। कौन कौन है, एक बार सब लोग बोल के बताओ। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यस, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, केवल इन 3 के साथ ही ये काम करता है, बिल्कुल ठीक है, बाकी ये किसी के साथ वो काम नहीं करेगा। तो फिर हमने कल इनके बीच में कुछ कुछ ये भी दिखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द पर्टिकुलर रिएजेंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन कार्बन, ऐसे क्वेश्चंस करे थे। तो तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा था मेटल रिडक्शन, हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, व्हाटएवर इट इज। तो उस पर हमने बताया था पहले हाइड्रोजन आ जाता है, फिर एल्कीन एल्काइन आता है, उसका रिडक्शन पॉसिबल है, फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्केन। इट इज आल्सो ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बट द पॉइंट इज कि अगर हमको रिएक्शन, इसमें सारी की सारी हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ती हैं और डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। एल्कीन और एल्काइन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटालिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा है, एल्कीन की या एल्काइन की? बोलो सब लोग। एल्काइन की। इसके पीछे वजह वजह क्या देंगे? वजह है कम सरफेस एरिया ऑक्युपाई, यस, कम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करती है कौन, एल्काइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कि एल्काइन से जब पहली बार एल्कीन बनी, एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 हाइड्रोजन जुड़े, एडिशन तो यही होता है ना, एडिशन का मतलब एक वीक पाई का तोड़ना और 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा का बन जाना, एक वीक पाई का तोड़ना और 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा का बन जाना इज नोन एज एडिशन। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है, तो एसिस एल्कीन बन जाएगी। इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन अप टू द सिस एल्कीन ओनली, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमको रिएक्शन को चूना लगाना पड़ेगा, and this is known as the H2PD BaSO4 or CaCO3 can be used, which is known as particularly the Rosenmund and Lindau. मैं बार बार 5-5 6-6 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें जितनी बार रिपीट करोगे आज, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में पेपर लिखते वक्त, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कल किए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, ये कर लिया। फिर फोर्थ हमने बर्च रिडक्शन पढ़ा था, मींस सिस एल्कीन तो हमने बना ली। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द ट्रांस एल्कीन फ्रॉम द एल्काइन, then sodium and presence of liquid ammonia is the best choice. So यहाँ पर करते क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन, they want to remain as far as possible, so they are oriented in such a way that there is a minimum repulsion between them, and that is why they become trans to each other। 180 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, माइनस वाला अमोनिया से H ले लेता है और फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, माइनस बनेगा, फिर H ले लेगा और इस तरह हमारी ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। क्लियर है मेरी बात? सब लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही है सबको, प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके। अभी किसी ने कुछ पूछा था, एक बार पूछो, कोई पूछ रहा था कुछ? चले आगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था H2PD निकल, ये तो हमने अभी तक केवल एल्कीन एल्काइन पर देखा था, but along with alkene alkyne they can also react with aldehyde ketone, acid halide, aldehyde की ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, सबके साथ रिएक्शन कर लेंगे और लास्ट वाला रोजनमोंड रिडक्शन में अप टू द एल्डिहाइड रिएक्शन जाती है। हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात में अब तक कोई दिक्कत होगी, इतने सारे हमने अच्छे से कर लिए। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। चलिए अब चलते हैं रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। मैंने बोला है, पहले लिख दिया, इट्स अ बाप रिएजेंट, मतलब हर तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप, सारे की सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लिखा एसिड हैलाइड RCH2X। क्लियर है मेरी बात? इस पर अगर मैंने रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI डाल दिया तो यहाँ पर द प्रोडक्ट विल बी RCH3।
इस X को हटाकर एक H जोड़ देगा, मतलब वी कैन राइट इट एज एल्केन। एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड। कभी आपसे पूछा जाए एल्केन बनाना है, आपको कोई कुछ याद नहीं आ रहा है, किसी पर भी आप रेड फास्फोरस एचआई डाल दो, सबको तोड़ फोड़ देता है। इसकी मैकेनिज्म में हालांकि दोनों तरह की मैकेनिज्म होती है, इसकी आयोनिक मैकेनिज्म भी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी, लेकिन मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल इतना याद रखिएगा कि रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एचआई हर फंक्शनल ग्रुप को, चाहे वो एसिड हैलाइड है चाहे वो एल्काइल हैलाइड है, सबका कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन में। एल्कीन ले लो, कुछ भी ले लो आप, RCH CH2, रेड फास्फोरस एचआई डालोगे क्या बन जाएगा, RCH2CH3। मैकेनिज्म है, बट आपको मैकेनिज्म याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मैकेनिज्म पूछी भी नहीं जाएगी, आपको इसका वर्क पूछा जाएगा, वर्क क्या है, और वर्क आप जानते हैं, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एचआई। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काम तो सारा की सारा एचआई करता है, इस रेड फास्फोरस का रोल क्या है, कोई बताएगा मुझे रेड फास्फोरस का रोल क्या है। चलो ये होमवर्क है आपके लिए, है ना, घर से एक बार कहीं से भी, गूगल से, कुछ से भी आपको पढ़ के आना है और ये बताना है कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी, व्हाट इज द रोल ऑफ रेड फास्फोरस इन दिस रिएजेंट, जो भी हम रिएजेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, होमवर्क याद रहेगा, लिख लो अपनी कॉपी में जिससे कि भूल ना जाओ। एग्जाम जब हो जाए तो उसके बाद कभी इसको सर्च करना, ठीक है, और फिर मुझे बताना। ईस्टर हो गया ये, ईस्टर पे भी अगर आप डालोगे तो यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये सारा चीज निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। क्लियर है मेरी बात। आप कुछ भी कोई फंक्शनल ग्रुप ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने कार्बोनिल लिया, यहाँ पर आयोडीन लगा दिया, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OET कुछ भी लगा दिया मैंने, रेड फास्फोरस एचआई अगर मैंने इस पर डाल दिया है, तो ध्यान रखना यहाँ से उठ के ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ का कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, एंड दिस विल बी CH3, दैट्स इट। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं सोचना है। लेट अस सपोज मैं डी ग्लूकोज लिखता हूँ। डी ग्लूकोज का नाम तो सबने सुना है ना। यहाँ पर CHO लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, फिर HOH। क्या मैंने सही लिखी है स्ट्रक्चर, एक बार कंफर्म करके बताओ, सही स्ट्रक्चर लिखी है या गलत है। 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर CHO CH2H, मैंने OH की पोजीशन सही लगाई है। यस सर। सर यस सर सही। ठीक, ठीक है ना, आवाज आ रही है मेरी सब। हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। हर फंक्शनल ग्रुप को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एचआई, यहाँ भी इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ भी इसको सी, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक तरह से मैं इसको हेक्सेन लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, हेक्सेन बन जाएगा, N हेक्सेन। तो आपको ग्लूकोज दिख जाए, यहीं पे मैनोज होता वॉइस तब ब्रेक भी हो रहा है यही अभी बीच बनता। बीच में। यहाँ पर फ्रक्टोज अगर हो, लेट अस सपोज मैं एक कोई, वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेलो, अभी बराबर है एक, सर। अभी सही है सर। अभी बराबर है, बीच में जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ना तभी वॉइस ब्रेक हो रहा था। चलिए तो हो जाता है कभी कभी, बता देना मेरे को अगर कुछ ऐसा इश्यू लगता है तो, ठीक है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बताओगे, इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज, फ्रुक्टोस। फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज। तो रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एचआई अगर मैंने इस पर डाला, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको भी एल्केन में, इसको भी, सबको कन्वर्ट कर देगा, तो प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ही मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, हर फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, सब कुछ उड़ा देगा, और हमारा रेड फास्फोरस है, इसलिए इसको बाप रिएजेंट अपन बोल रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट डायरेक्ट याद कर, लिख लिया सबने इतना, नहीं। एक सेकंड सर। लिख लो अगर कुछ ऊपर करना है। हाँ सर हो गया। अच्छा मैं यहीं पर एक सब, सर एक मिनट। सब फ्रक्टोज
चलिए आगे चलें। वैसे तो मैंने आपको अलग से बता दिया है, बट अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बात करूं, तो अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करना चाहूं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं अलग से। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बस आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, सब तरफ से हम इसको पढ़। लेट अस सपोज मैंने आपको एक कीटोन दिया, आर सी डबल बॉन्डो आर डैश, इस पर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस? सेकंड स्टेप में है H प्लस वाटर, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इस पे रेड फास्फोरस HI डालता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर मैं इस पे जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और फिर मैं इस पर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस डालता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये 4 क्वेश्चन है। सुने होंगे सबने इनका नाम, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये तो H- प्रोवाइड करेगा किसी भी कार्बोनिल को, ये तो RCH2, ये सेकेंडरी अल्कोहल OH दे देगा और यहाँ पर R डैश में कन्वर्ट कर देगा। रेड फास्फोरस HI तो अभी अभी ताजा ताजा ही पड़ा है, बिल्कुल है कि नहीं? तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये तो एल्केन में RCH2 R डैश। कोई कार्बन का डिग्रेवेड होगा या उतने ही कार्बन का? उतने ही कार्बन का रहेगा, ठीक है। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? कौन सा रिएजेंट बोलते हैं इसको हम? क्या? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सोच के बताओ। क्लेमेंसन। यस, दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। ऐसे मत करो यार, लीडर में हो आप लोग, पता होना चाहिए, ठीक है। आप 11th क्लास के बच्चे से पूछोगे मेरे, उनको फटाक से जवाब देगा आपको। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा? ये भी एल्केन में ही कन्वर्ट कर देता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये क्या है? वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल और केवल मीडियम का है। वैसे काम दोनों का यही है, एल्केन में कन्वर्ट करना। ये सी डबल बॉन्ड को, ऑक्सीजन को हटाकर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, एंड फाइनली इन तीनों से तो एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। इनफैक्ट अगर मैं यहीं पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डाल देता हूँ तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा, है ना, बिकॉज माइल्ड है ये, तो इसके साथ तो रिएक्शन कर ही लेता था ना वो, इस कीटोन के साथ, ठीक है। और तो सर हमने अगर LiAlH4 और NaBH4 में अगर कंपेयर करना होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो हम कल ही डिस्कस किए ना, लिथियम एल्यूमिनियम नहीं हाइड्राइड होता सर। है। अभी अभी तो रिवाइज करवाया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। व्हाई? बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है और वहां हाइड्रोजन बोरोन से कनेक्टेड है, और हाँ हाइड्रोजन हाँ बोरोन का हाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रॉन्गर देन एंड हाँ, समझी समझी। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, अलग से लिख देता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन। हालांकि आपको पता होना चाहिए क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या है। किसी भी कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो इसमें इसका रिएजेंट क्या है? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इन रिड्यूसिंग एजेंट की मैकेनिज्म को याद रखना बहुत बके, मतलब करा तो दूंगा मैं, इट्स वेरी टफ आल्सो बट नो नीड। इनमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज कि किस रिएजेंट की सिलेक्टिविटी क्या है, कब किसको कहाँ पर यूज करेंगे, किसकी औकात क्या है, इनके बारे में बस इतना हमको पता होना चाहिए और अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 2 की प्रैक्टिस आपको सर ने करानी स्टार्ट करा दी होगी, तो वहां से आप लोग इसका बहुत ज्यादा आपको इसका लिंक मिलेगा जरूर। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक साइक्लोहेक्सेनॉन मॉलिक्यूल दिया और मैं कहूँ सर मुझे तो साइक्लोहेक्सेन बना के दो, तो आप 2 रिएजेंट की चॉइस कर सकते हैं, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। 1 मिनट रुको। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है इस रिएक्शन में, इस रिएजेंट की दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मान के चलो आपने एक मॉलिक्यूल, लिखना बंद करो इधर देखो, अगर मान के चलो आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया
और इस पर जिंक अमलगम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो पता है करेगा क्या? इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ से कार्बोनाइल का रिडक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ यहाँ से OH को हटाकर Cl लगा देगा। ये अलग तरह की रिएक्शन है। करना होता केवल कार्बोनिल को रिड्यूस कर, तो इट वाज नेवर पॉसिबल विद फेस ही बदल दिया, OH को हटाकर Cl कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ होगा भाई? ये तो होगा अपने रिएजेंट से, लेकिन इसका और एक मैकेनिज्म तो हम जानते हैं, क्योंकि HCl क्या काम करता है? H+ प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही HCl H+ प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर तैयार बैठा है, ये इस पर अटैक कर देगा तुरंत, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? मान के चलो ये वाला तो उसने रिड्यूस कर ही दिया था पहले कार्बोनिल, अब तो बस इसकी ध्यान दो, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब तांडव, स्टेबल नहीं होगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से ले जाएगा। तो क्या हुआ? कार्बोकैटायन बना यहाँ पर, बोलो हाँ या ना? बॉन्ड टूट गया ना भाई? ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके उड़ गया, ये तो वाटर निकल गया अलग से, तो हो गया क्या? कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहाँ पर HCl का Cl- बचा हुआ है, और Cl- अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो कार्बोनिल का जो रिडक्शन करना था वो तो उसने पहले कर दिया, बट मेरा मतलब ये है आपको बताने का, दैट इफ एनी ग्रुप विच इज वेरी सेंसिटिव टू द H+, क्योंकि हम जिंक अमलगम के साथ HCl डाल रहे हैं, तो अगर इस ओरिजिनल कंपाउंड में रिएक्टेंट में if there is any group which is sensitive to acidic medium, sensitive to H+, तो उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी और उसका भी कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। मींस इस क्लेमेंसन रिडक्शन की ये बेकार बात हो गई, इसकी ये लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन हो गई? कि ऐसे ग्रुप्स के साथ हम जिंक अमलगम HCl का यूज नहीं कर सकते जो HCl की वजह से अफेक्ट होते हो। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं ये लिख सकता हूँ, सो दैट्स वाई जिंक अमलगम in presence of HCl can not be used for such compounds which are sensitive to H+ या एसिडिक मीडियम, जो इनकी वजह से सेंसिटिव है, उनके द्वारा इनको हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? तो फिर भैया इसका उपाय क्या है? उपाय है इसका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। मतलब अगर मैं चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं मैं? कि ये वाला जो कंपाउंड लिया था इसमें OH सेफ रहे और सिर्फ कार्बोनिल का रिडक्शन हो, तो मुझे फिर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस इस OH का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों? क्योंकि बेस ज्यादा से ज्यादा इस H का H+ ले जाएगा, तो क्या रहेगा? O- तो अभी भी बना रहा ना, और इसका रिडक्शन कर दिया, और जो उसका करना था वो तो कर ही दिया। अब ये O- क्या करेगा? लास्ट में मीडियम तो पानी रहेगा, पानी से फिर ले लेगा, तो OH अभी भी बरकरार रहा। उसने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है कुछ भी। किसने? हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ बेस ने। तो हम क्या कह सकते हैं कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का यूज कहाँ किया जा सकता है? जहां H+ कंटेनिंग कंपाउंड हो, वहां पर तो हम बेसिक मीडियम वाला यूज करेंगे। अच्छा, फिर इसकी लिमिटेशन क्या है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की? इसकी ये वो मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है? कि जो ग्रुप OH- से अफेक्ट होते हो वहां पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसको? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन को वहां पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप समझ जाना, नॉर्मल बात तो इनकी ये है कि ये किसी भी कार्बोनाइल को एल्केन में कन्वर्ट करने में सक्षम है। क्लेमेंसन जिंक अमलगम HCl में अगर हम चाह रहे हैं ओरिजिनल कंपाउंड में कोई OH वगैरह या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो एसिडिक मीडियम से अफेक्ट हो सकता है, तो फिर हम क्लेमेंसन का यूज नहीं करेंगे, वोल्फ-किश्नर का यूज करेंगे। बताओ, कहानी समझ में आई? क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मान के चलो मैंने यहाँ पर आपको ये दिया, ठीक है, और यहाँ पर Cl दिया, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर Cl दिया, हाँ, और मैं इस पर डाल रहा हूँ विच इज नोन एज लाइक जिंक अमलगम HCl। तो पक्की सी बात है कि ये HCl इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, और क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेन हमको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाए। सिंपल।
तो ये तो हो गया तुम्हारा ये वाला रिएजेंट। तो 5 रिएजेंट हमारे कंप्लीट हुए। ये तो मैंने अलग से आपको बता दिया था कि इसका रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, लिख लिया होगा सबने इतनी बात। हाँ सर। चलिए, 6th रिएजेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज नोन एज BH3THF। आज आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे रिएजेंट हैं, लेकिन जब 2-3 बार समराइज करके पढ़ लोगे तो यही चीजें आपको उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, क्योंकि आपको रिएजेंट, हर रिएजेंट की वीक पॉइंट, हर रिएजेंट का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हर रिएजेंट की लिमिटेशन, सब के बारे में पता रहेगा। ठीक है, BH3THF। THF क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। एक्चुअली इसका रोल कुछ नहीं है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान क्या होता है? इस तरह टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये है तुम्हारा टेट्रा, ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और इसका काम नहीं है। काम तो BH3 का है। दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो होता क्या है BH3THF में, जैसे मान के चलो मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, लेट अस सपोज एल्डिहाइड लिया, तो पहले स्टेप में अगर हमने इस पे BH3THF डाला, सेकंड स्टेप में अगर इसको पानी पिला दिया, तो एल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, RCH2OH यहाँ पर बन जाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड को तोड़कर इधर भी H और इधर कार्बन से भी और ऑक्सीजन से, दोनों से एक एक H लग जाएगा एंड एल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप इसकी मैकेनिज्म समझना चाहें तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार आइडिया देता हूँ, आप चाहें तो कर लीजिएगा। यहाँ पर लेट अस सपोज BH3 हमने लिया, आपको पता है BH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, और ऑक्सीजन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, ये इसको डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया तो पक्की सी बात है RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी H यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जब इसके पास आया नेगेटिव, इसने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? तो अब होगा क्या, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक H- उठ के जाता है और इस कार्बन पर अटैक करता है। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ से एक H- उठ के जाता है और इस कार्बन पर अटैक करता है, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, एक H पहले से, एक H इधर से आ गया, ये पाई सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये BH2 में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी खत्म और बोरोन का नेगेटिव भी खत्म, क्योंकि हाइड्रोजन एक H- की फॉर्म में इधर अटैक किया है। आप मुझे बताओ, इतना पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? बस हमारा काम तो हो गया। अगले स्टेप में हम बस इस बोरोन को हटाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्या डाल देते हैं? सेकंड स्टेप में पानी पिला देते हैं, HOH। पानी पिला दिया हमने, तो पानी पिलाने का मतलब हमने इसको इस तरह किया कि ऑक्सीजन और बोरोन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो पानी कुछ इस तरह टूटेगा कि H इसके साथ और OH इसके साथ, तो यहाँ से टूट गया, ये वाला हमारा मॉलिक्यूल बन गया, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज RCH2OH। कहानी समझ में आई? एल्कोहल हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये अलग से निकल जाएगा। दिस आर द बाई। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर, या इस ऑक्सीजन का तेजी से अटैक करने पर? अब बताओ। ऑक्सीजन का तेजी से अटैक। ऑक्सीजन का तेजी से अटैक करने पर, सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की रिएक्शंस में, जस्ट एक मिनट, इस तरह की रिएक्शन में ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है कि कितनी है। ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का अटैक करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा है, तो रिडक्शन उतना ही तेजी से होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा। लिखो जल्दी से इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है ये। बाकी अदर रिड्यूसिंग एजेंट से थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म अलग है, इसलिए मैंने उसको आपको कराया है। सर स्टेटमेंट बोलिए ना वापस। बोलूंगा, पहले मैं ये लिख लिया आपने। हाँ सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप से इस C डबल बॉन्डों से जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, तभी तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा इसका। अगर विड्रॉइंग रहेंगे तो कम रहेगा ना। तो आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, RC डबल बॉन्ड OCl, RCHO, RC डबल बॉन्ड OOR, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। आपको मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, रेट विद BH3THF बताना इन तीनों का, जल्दबाजी नहीं करनी, सुनो। और दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल द रेट ऑफ रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, अब पूछो। ADG का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। The rate will be 3, then second and first. किसके लिए?
किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। BH3 3 होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे बताओ। एल्यूमिनियम सेकंड वाले हाइड्राइड के के लिए उल्टा, सेकंड वाले के लिए उल्टा। भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो यहाँ अटैक करने वाला कौन है? H माइनस माइनस। होगा, जबकि यहाँ हाँ, अटैक तो करने वाला कौन है? खुद कार्बन है। तो H माइनस हाँ। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखना है हमको फिर कार्बन का, क्योंकि वो अटैक कहाँ पर करेगा। तो पक्की सी बात है, थर्ड विल बी इन द लास्ट, फर्स्ट विल बी एट द टॉप, सेकंड विल बी यहाँ पर आएगा। तो आपको समझ में आया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रेट ऑफ रिएक्शन या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड अलग है, क्योंकि वहां पर डिपेंड कर रहा है कि इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जबकि BH3THF में मैकेनिज्म ही अलग है। वहां पर रेट डिपेंड कर रहा है कि इस ऑक्सीजन वाले पे लोन पेयर जितना ज्यादा होंगे या इजीली अवेलेबल होंगे, इट कैन अटैक मोर। तो पक्की सी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट है थर्ड वाले में, यहाँ हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं, और क्लोरीन का तो उल्टा माइनस आई इफेक्ट है। बोलो हाँ या ना? तो इनफैक्ट आई वुड से इस फर्स्ट को अगर मैं काट भी दूं तो भी कोई गलती नहीं है। काटने का मतलब क्या है कि पहला वाला रिएक्शन ही नहीं देगा BH3THF के साथ, इतना कम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका, बिकॉज क्लोरीन उल्टा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, देना तो दूर की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर जो ऑर्डर आया, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, वैसे थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है, और बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये वाला किस पे हो जाएगा? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। Electricity of carbon। लिख लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अभी हमने केवल रेट की बात करी, और फिर मैंने आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाया था कि किसी भी कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसे अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ थोड़े से। लेट अस सपोज मैंने एक कार्बोनिल कार्बन दिया, आर कंपाउंड दिया R1C डबल बॉन्ड R2, इस पर BH3THF दिया। तो अब आपको पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप जानते हैं कि इस पर अटैक होगा, पहले इस पर ऑक्सीजन लोन पर अटैक करेगा, H आएगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? R1 R2 और यहाँ पर H, और ये OH लास्ट में बन जाएगा, अल्कोहल बन गया। बोलो क्लियर इतनी बात? हाँ सर। दूसरा, जैसे मान के चलो मैं आपको एक और कंपाउंड देता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, BH3THF दिया। तो पहली बात, ये रिएक्शन देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन उल्टा यहाँ पे प्लस लोन एम से पेयर इस होगा ऑक्सीजन और उससे हाँ और उल्टा बढ़ा रहा है, तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, मतलब रिएक्शन तो देगा। और रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट क्या बना देगा? इसका रिडक्शन ही होगा। कैसे? ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर इस पे H आएगा, फिर एक और H आएगा, एक कार्बन पर 2 H आ जाएंगे। अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। यहाँ पे ठीक है, फिर ये यहाँ से फिर ये निकल जाए, एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते, तो पहले ये एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड है तो फिर रिएक्शन करेगा, फिर रिएक्शन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। ध्यान रखना, समझ में आई बात? भाई पहले BH3 पर ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर H वापस आएगा, तो H और OH बनेगा लास्ट में, और एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल है, तो पहले फिर एल्डिहाइड बना, वाटर निकल गया ना, और फिर एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन होगा BH3THF, तो फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहीं पे तीसरा क्वेश्चन इस वाले ऊपर वाले रिएक्शन का सेकंड वाले क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, इंटरमीडिएट नहीं पूछेगा। इंटरमीडिएट तो वो होता है जिसको हम, जो बीच इंटरमीडिएट तो 6 ही होते हैं केवल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। उस तरह का इंटरमीडिएट यहाँ बन ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर पूछेगा कि ना रेट डिसाइडिंग स्टेप कौन सा है, तो ये कह सकते हैं कि ये पहले एसिड से एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड का फिर वापस रिडक्शन होकर तो अल्कोहल मतलब इसमें हम लोग अगर 2 स्टेप में अगर रिएक्शन लिखना रहेगा तो पहले एसिड से एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद अल्कोहल बनेगा। सुनो, ये तो मैंने आपको समझाया है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे नहीं, मतलब लिखता मैं तो आपको लगता कि ये तो रटना पड़ रहा है टोटली। ये पूछ रही हूँ मैं, इन जनरल पूछ रही हूँ कि अगर ऐसे यस तो कैसे रहता? यस, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि ये पहले एल्डिहाइड बना रहा है फिर अल्कोहल। बट मेरा पॉइंट था कि मैंने डायरेक्ट अल्कोहल इसलिए नहीं दिखाया कि आपको ऐसा ना लगे कि रटना पड़ रहा है, जस्ट बाय शोइंग द स्टेप्स। इसलिए कि यहाँ का एक पाई बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ H जोड़ा, इस कार्बन से H जोड़ा, ऑक्सीजन से H जोड़ा,
फिर जब रिडक्शन हो गया एक कार्बन पे आगे ऐसे चल गए, ये जानते हैं आप। अब मुझे आप बताओ RCOCl अगर मैंने लिखा इस पे BH3THF डालूंगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज कोई नहीं क्लोरीन बनेगा का क्योंकि माइनस आई उसका इफेक्ट माइनस इसकी साइड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन होता है। डेंसिटी से इसको घटा रहा है। क्लियर है मेरी बात? एक और प्रोडक्ट दिया, जैसे मान के चलो मैंने RCOOR दिया, मतलब ईस्टर दिया, और इस पर मैं BH3THF डालूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि BH3 पहले अटैक करेगा, फिर यहाँ पर OH हो जाएंगे, फिर ये निकाल देगा अल्टीमेटली। तो ये तो प्रोडक्ट ही अलग बन गया, पहले एल्डिहाइड बना होगा, एल्डिहाइड बनने के बाद फिर यहाँ पर वापस फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा और एक अल्डिहाइड बनेगा, एक वो बनेगा, ये दूसरा वाला भी अल्कोहल ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। मतलब बीच तो में एक अल्कोहल एक अल्डिहाइड बनेगा, फिर दोनों अल्कोहल बन जाएंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमाइन मैं बनेगा। आपको आपसे कहूँ कि BH3THF डालेंगे तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या होगा, BH3THF के साथ अगर हम यहाँ पर रिएक्शन डालने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन, वहां पर तो क्या होता था कार्बोनिल्स के केस में ऑक्सीजन होता था जो अटैक कर लेता था, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, चलो अटैक कर भी लिया, तो पहले ये इमीन बनाएगा, ठीक है। BH3THF का अगर मैं करूँ कि लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ से क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N BH, यहाँ पर ये -A+। अगर आप चाहते हैं कि H- यहाँ से अटैक कर भी दे और ये बन जाए, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा RCH डबल बॉन्ड N, और यहाँ से BHH इस तरह का बनेगा। इसको बोलते हैं हम इमीन, आईमीन। हाँ, इमीन पे अगर हम पानी डाल देते हैं तो इमीन पानी में विलीन हो जाता है, यहाँ से दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्डिहाइड ये बन जाता है। बट यहाँ पर पानी तो डाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये, इसको यहाँ पर डालते हैं, तो कुल मिला के फाइनल प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, बस इमीन तक रिएक्शन हमारी यहाँ तक जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर हमने एमाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड NH2 और फिर इस पर BH3THF डालें, तो पहला तो क्वेश्चन तो हो ये है कि ये जाएगा, रिएक्शन करेगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ ये पे इसको देने ऑक्सीजन वाला। भी है और वो नाइट्रोजन और कार्बन में ना sp हाइब्रिडाइज ऊपर था, तो उसका माइनस का इफेक्ट आ जाता है, इसमें नहीं आता। तो ये अगर दे देगा इसको, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ से फिर H आएगा, कुल मिलाकर ये बन जाएगा RCH2NH2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एमीन यहाँ पर बन जाएगा, यही तो करते आ रहे हैं हम, तो लास्ट में हमारा ये एमीन बन जाएगा। अब एक और बात, अब देखो आपके जितना भी हमने प्रीवियस नॉलेज पढ़ी है, सारी नॉलेज काम आ जाएगी आपको। अगर मान के चलो मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया RCH2X, समझना ध्यान से, हमने अब तक के जितने भी रिएजेंट है मैं एल्किल हैलाइड पर डाल के दिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, BH3THF, और एक और पढ़ा हमने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। इन चारों रिएजेंट से किससे क्या आंसर आएगा, आएगा कि नहीं, ये आपको लिख के बताना, सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहले 1 मिनट का टाइम, दिमाग लगाओ आप सब लोग, तभी ये प्रैक्टिस होगी आपकी। कर रहे हैं सब लोग? करो करो।
हो गया। तो मुझे पहले बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करेगा कि नहीं? करेगा। 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 तो प्रोडक्ट बना देगा, ये RCH3 बना देगा। बना देगा, हाँ। इट इज लाइक एल्केन। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी औकात केवल 3 तक ही थी। एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। BH3THF रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? द आंसर इज नहीं नहीं करेगा। करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि उल्टा यहाँ पर भी रिएक्शन करने वाला कुछ है नहीं है ऐसा। और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ये तो कर ही देता था रिड्यूस, करेगा। और ये भी क्या बना ये देगा? भी अल्कीन बनाएगा Same प्लस बना- HX बनाएगा, हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन बातों से कि आपको जब भी कभी एरो के ऊपर रिएजेंट दिखे तो यू शुड नो कि उस रिएजेंट की औकात कहाँ तक है, मैकेनिज्म हल्का सा आइडिया हो आपको, और वो किसको कन्वर्ट करेगा किसको नहीं करेगा। तो अभी हम जो BH3THF पढ़ रहे थे, हमने क्या फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जो BH3THF है, अगर मैं समरी करूं BH3THF की, कि मैं आपको ये हमेशा याद रखने के लिए अगर अपने दिमाग में रखूं कि मैंने BH3THF पढ़ा है तो किस किस को करेगा किस किस को नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूं इट रिड्यूस ऑल एक्सेप्ट RX हो गया, RC डबल बॉन्ड Cl हो गया, और एक RNO2 हो गया। इन तीन को छोड़कर सबको रिड्यूस कर देता है कौन? BH3THF। इनफैक्ट एल्कीन एल्काइन को भी कर देता है, क्योंकि ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। BH3THF कोई बताएगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने लास्ट में, H2O2OH माइनस एल्कीन के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में पढ़ाई जा Yes, रही sir. होगी आजकल। यस सर। तो ये मैंने एल्कीन के साथ आपको करवाई नहीं है, बट यू नो कि BH3THF अल्कोहल एल्कीन के साथ बनता भी है। रिएक्शन कर देता है, बट वो जब बनता है जब हम अगले स्टेप में H2O2OH H2O2 माइनस डालते के हैं। साथ करते, वरना ऐसे B2H6 के साथ रिएक्ट करके वो बोलते ना, एल्केन बनेगा। ये हर एक एल्केन H बनेगा। का अल्केन बन जाता जैसे अगर मैं आपको कोई एल्कीन देता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने अगर BH3THF या B2H6 कुछ भी डाला है, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ये डाला है, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल। और किस रूल से? मार्कोव-निकोव या एंटी मार्कोव-निकोव? मार्कोनिकोव। है। मार्कोनिकोव। तो आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट ये अल्कोहल में किस कार्बन पे लगाऊं? राइट वाले पे या मतलब इस पे, बीच वाले पे, या लास्ट राइट वाले वाले पे, पे? लास्ट वाले पे। तो इस रूल को मैं मार्कोव-निकोव बोलूं या एंटी मार्कोव-निकोव? एंटी। मार्कोव। तो आपको ये वाली चीज तो रट जानी चाहिए हमेशा। गाना बना लो, बाथरूम सॉन्ग बना लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोव-निकोव रूल, सिन एडिशन। एडिशन ये याद रहे या ना रहे, सिन का मतलब दोनों H और OH सेम साइड से दोनों जुड़ेंगे, साथ। बट इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोव-निकोव सिन एडिशन, और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मार्कोव-निकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। होता है और एंटी एडिशन होता है। ये याद रहे या ना रहे, बट ये जरूर याद रहना चाहिए कि कौन सा किस रूल के अकॉर्डिंग होता है। ऑक्सीमार्क। अच्छा, इसी में मैं अगर आपको BH3THF दे देता और अगले स्टेप में BH3THF अगर डाल देता, और सेकंड स्टेप में अगर H प्लस वाटर डाल देता सिंपल, तो प्रोडक्ट क्या बनता? RCH2CH3 सिंपल। मार्कोनिकोव रूल के साथ होता। नहीं, कुछ मार्कोव-निकोव नहीं, सिंपल एल्केन बनेगा। यहाँ पर मार्कोव-निकोव जैसा कुछ है ही नहीं, दोनों तरफ ही तो पाई को तोड़कर दोनों तरफ HH जोड़ दिया है भाई। मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव तो मतलब तब BH3 का क्या रोल, कुछ रोल नहीं होगा। होगा, काम वही होगा। पहले स्टेप में जो यहाँ हो रहा था वही काम यहाँ पर हुआ, बोरॉन ने इनिशिएट किया रिएक्शन को, हुआ। लेकिन सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम OH माइनस डाल के, तो यहाँ इस कार्बन और बोरॉन के वो बॉन्ड को डबल बॉन्ड से तोड़कर, इनिशिएट करेगा, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड तोड़ के इनिशिएट करेगा ना। हाँ सुनो, पहले सुनो, पता है आपको मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन वाली मैकेनिज्म वही है जो आपने पढ़ी है, सर ने पढ़ाई होगी, वही है। मेरा पॉइंट ये है कि सेकंड स्टेप में अभी जब तक हम, नहीं पढ़ाया है। तो आ जाएगा, अभी सर करवा देंगे। कार्बन बोरॉन का बॉन्ड जो है टूटते टाइम, अगर हमने OH माइनस डाला है तो टूटकर यहाँ पर OH आ जाता है। अगर हमने यहाँ पर H प्लस वाटर डाल दिया तो सिंपल इस कार्बन बोरॉन के बॉन्ड को तोड़कर भी यहाँ पर H ही आएगा, इसलिए ये CH3 और ये CH2 बन जाता है। तो पहला स्टेप दोनों में सेम आएगा, सेकंड स्टेप से ही गड़बड़ आएगा। अगर H2O2 OH माइनस दिखता है तभी आप OH जोड़ेंगे, अदरवाइज आप सिंपल के नहीं बनाएंगे। कहानी समझ में आई? क्लियर है? समझा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो मुझे याद
आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही थी। आ रहा था, फिर से रिपीट करिए ना क्वेश्चन हाँ से। हाँ। मैं आपको 4:30 कॉल करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। हाँ ओके ओके। हाँ हेलो, आ रही है मेरी? आप हमसे बात कर रहे हैं? हाँ 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 बताओ। हाँ, तो बोल रहे थे कि आपकी आवाज भी ना नहीं आ रही थी, जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग से ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। हेलो। हाँ सर, वो डबल बॉन्ड टूट करके अल्केन बन, मतलब उधर ना एच जुड़ जाएगा। सिंपल यही बनेगा, प्रोडक्ट एल्केन बन गया। लेकिन यहीं पर मैं अगर BH3THF और सेकंड स्टेप में H2O2 OH- डाल देता हूँ, तो आपको पता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल है। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली तो जो दूसरा OH साइड है यहाँ ना, हाँ दूसरी साइड लगेगा। और H यहाँ और लग जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे पूछे। अच्छा मैं यहीं पर आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल मैंने इस पर HCl एक्वस डाला है, तो जो है ना ब्रांचिंग वाला साइड है ना, उधर एच जुड़ेगा, नहीं उधर है ना Cl जुड़ेगा, और है ना दूसरे वाली साइड एच जुड़ेगा। नहीं इधर OH जुड़ेगा, इधर H। आप कहेंगे सर Cl- का क्या रोल रहा? एक्वस का अच्छा, मतलब वो क्या है कैटेलिस्ट की तरह कि करेगा जैसे। बीकर में HCl हाँ में HCl बहुत कम और बीकर में पानी बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर सिंपल, हाँ सर। यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पर H जुड़ गया। फिर वाटर क्लोराइड अटैक ना करके वाटर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड की अमाउंट बहुत कम है, और वाटर क्योंकि एक्वस है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इट विल अटैक मोर, दैट इज व्हाई अल्कोहल विल बी। हाँ, यहाँ पर अगर आपको सिंपल HCl गिवन होता, तब आप ये वाला प्रोडक्ट फिर वो बनाते, Cl-, कार्बोकैटायन हाँ देन क्लोरीन यहाँ पर जोड़ देते। तो आपको समझ में आ रहा है एक ही क्वेश्चन है और प्रोडक्ट कितने। यहीं पे मैं अगर आपको दे देता हूँ GOAC होल ट्वाइस ऑक्सीमर्कुरेशन, और दूसरे इसमें HGOAC होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या कुछ भी ऐसा दे दो। और अगला दे दिया आपको डीमार्कुरेशन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड। बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ना, वो जैसे थर्ड वाले में बना है ना, यहाँ पर OH। वैसा तो बनेगा। देखो मैंने क्वेश्चन एक लिखा, बट डिफरेंट रिएजेंट से मुझे प्रोडक्ट डिफरेंट मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? हाँ सर। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही सिंगल ये क्वेश्चन आपके रिएक्शन मैकेनिज्म 2 जहां पर गिवन है, उसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लास्ट वाले पेज पर ये पांचों की पांचों क्वेश्चन गिवन है आपको, है ना? जब पढ़ें तो पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट रिएजेंट से हमको क्या क्या चीजें याद करनी है। क्लियर है मेरी बात? सर आप आज का PDF सेंड कर देंगे? हाँ हाँ मैं कर दूँ, कल वाला भी शायद रह गया, मेरे जीमेल में प्रॉब्लम आ रही है। सब लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिखा सर। ओके, तो ये तो हम ट्रैक से हट गए थे। मेरा मतलब था आपको रिड्यूसिंग एजेंट को समझाना, और आपको ये BH3THF क्लियर समझ में आया? क्या समरी पढ़ी हमने? ये सबको रिड्यूस करेगा सिवाय किसके? एल्किल हैलाइड, एसिड हैलाइड या नाइट्रो कंपाउंड्स एसिटाइल को। और नाइट्रो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, सेवंथ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज नोन एज डाइवेल एच। सबने नाम सुना होगा इसका, डाइवेल एच। डाइवेल एच का मतलब है यस डाई सर। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम सिंपल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड आ गया, तो इसमें काम की चीज तो हाइड्राइड ही है, क्योंकि यही यहां से टूटेगी और दूसरे पे जुड़ेगी। अब देखो एल्यूमिनियम लिखा, डाई है आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल क्या होता है? ये वाला आइसोब्यूटाइल होता है कि नहीं ग्रुप? बताओ। हाँ सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। ऐसे ही एक ग्रुप मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो डाई आइसोब्यूटाइल हो गया, और एक हाइड्रोजन है, ये इसकी क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आसान है कि नहीं है? हाँ इसको सर। मैं क्या बोलता हूँ कि इसने ठेका ले रखा है किसका? एल्डिहाइड बनाने का। तो इसको हम बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। जब भी कभी डाइवेल एच आपको दिख जाए ना एरो के ऊपर, बिना कुछ सोचे तुरंत एल्डिहाइड बना देना उसका, क्योंकि इसका रिएजेंट का यूज ही काम, इसका काम केवल दो जगह आएगा, कभी ईस्टर से या साइनाइड से। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप किसका यूज करोगे? डाइवेल एच का। इन्हीं दो रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? केवल और केवल साइनाइड से और ईस्टर से। अगर इनका रिडक्शन करता है केवल इन दो का ही डाइवेल एच साइनाइड पे। इसलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा तो या तो साइनाइड ग्रुप के ऊपर डाइवेल एच गिवन होगा या ईस्टर के ऊपर डाइवेल एच गिवन होगा। जैसे मैकेनिज्म समझो, RCOOR की बात करेंगे तो डाइवेल एच अगर हमने इस पे डाला, डाइएशोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से हाइड्रोजन उठ के जाता है, अटैक करता है। काम की चीज तो इसमें एच है, अटैक करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा पहले तो, है ना, और वहां से क्या बन गया? एक एल्कोहल बना, R-OH, निकाल देगा ना उसको। और फिर इस एल्डिहाइड का वापस रिडक्शन, मतलब रिडक्शन तो नहीं, सॉरी, यहीं तक इस रिएक्शन को जाता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेरेटिव टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहां पर 4 H- होते थे, यहाँ सिंपल केवल एक ही H है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिलेटिवली इसकी रिएक्टिविटी कम है। किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसी रिएजेंट पर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूं तो भाई साहब वो तो इसको भी तोड़ फोड़ कर देगा, इसको भी। तो पहले वो एल्डिहाइड बनाएगा, इसका एल्कोहल बनाएगा, और इस एल्डिहाइड का भी फर्दर कन्वर्जन कर देगा RCH2OH में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके फाइनल प्रोडक्ट कौन कौन बने? दोनों एल्कोहल। जबकि डाइवेल एच का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? एल्डिहाइड और एल्कोहल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. एक तो ये, दूसरा है साइनाइड के ऊपर RC ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड के ऊपर अगर आपको डाइवेल एच लिखा दिख जाए कभी भी, तो यहाँ पर भी वही काम करेगा, ये H आएगा, अटैक करेगा, पहले तो इसका इमीन बनाएगा। काम की चीज तो H है ना, इसमें अटैक करेगा, तो ऐसे अटैक कर दिया मान चलो, RCH डबल बॉन्ड N-, और ये भी H ले लेगा, डाई आइसो, ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा इमीन। ये हालांकि एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा और बाद में सारा रिएक्शन हो जाएगा। और इमीन आपको पता है, इमीन पे अगर पानी डाला HOH, तो इमीन पानी में विलीन हो जाती है। विलीन होने का मतलब ये दोनों पाई को सिंगल मतलब दोनों पूरे पूरे डबल बॉन्ड को तोड़कर इधर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड वो चिपका देना है, और इमीन पानी में विलीन हो गई है। इधर दोनों पाई को तोड़कर एक डबल बॉन्ड वो चिपकाया है, तो इधर 2 हाइड्रोजन चिपका दो, और ये यहाँ पर अमोनिया विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्जन हो गया। कैसे हुआ? पहले साइनाइड से इमीन बना है और इमीन पानी में विलीन हो जाता है। इसको भी समझ लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर कहीं भी आपको इमीन दिखता है तो मैं आपको हाइड्रोलिसिस समझाता हूँ। वैसे तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ कार्बन की तरफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन जोड़ देना है पानी के। देखो होता कैसे ये, अगर सपोज केवल ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो पानी का OH वाला पार्ट इससे जुड़ा होगा और पानी का H वाला पार्ट इससे जुड़ा होगा। सिमिलरली अगले स्टेप में अगर यहाँ से फिर टूटा होगा तो पानी का OH इससे जुड़ा होगा, पानी का H इससे जुड़ा होगा। तो फाइनली देखो हुआ क्या है, RCOH OH H ये बन गया, और ये अमोनिया अलग बन गया। एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल है, ये ऐसे आएगा निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना भैया? RCH डबल बॉन्ड हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो कैसे हुआ एल्डिहाइड? कुल मिलाकर अब मैंने फिर क्या सीखा, जब मुझे पता है यार 2 स्टेप में क्यों तोड़ना, जब मुझे सब डायरेक्ट समझ लिया तो डायरेक्ट तोड़ो, दोनों तरफ इधर ऑक्सीजन और इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ो, अमोनिया, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इमीन पानी में विलीन हो जाती है, इस बात का मतलब ये है, इमीन पानी में विलीन हो जाए। इमीन पर पानी डालोगे एल्डिहाइड या कीटोन, ये है, डबल बॉन्ड N तोड़कर ये बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा डाइवेल एच के केस में? कोई बोल के बताएगा डाइवेल एच की ओवरऑल समरी क्या है? वो हमेशा अल्डिहाइड बनाएगा, और अमाइन के इमाइन जब बनेगा तब इसका हाइड्रोलिसिस होके भी अल्टीमेटली अल्डिहाइड बनेगा। नहीं, ये बोलना चाहिए कि एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन केवल 2 ग्रुप पर रिएक्शन करता है, एक ईस्टर पर और दूसरा साइनाइड पर। दैट्स इट, खत्म। बाकी ये किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता क्योंकि इसकी औकात कम है। ठीक है, इट इज लेस रिएक्टिव देन अदर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है मेरी बात? 7 रिड्यूसिंग एजेंट सबको याद हुए? क्लियर हुए? साथ साथ याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? 8th Yes, वन, sir. हो रहे हैं. स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, जब ओवरऑल ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करोगे तब इनका बहुत ज्यादा यूज आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन की हम बात करते हैं। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है? इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर साइनाइड्स।
समझेंगे सब लोग। अगर मैंने कोई साइनाइड लिया, साइनाइड के लिए एक रिएक्शन हमने अभी अभी पढ़ी है, कौन सी, डाइबेल-H के साथ। साइनाइड की एक और रिएक्शन, अगर मैं इसको SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेता हूं इन 1:2, मतलब एक हिस्सा SnCl2 का तो उससे दोगुना हिस्सा HCl उसमें हमने डाल दिया। और साइनाइड अगर हमने लिया हुआ है तो इसमें क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। देखो 10 यहाँ पर +2 में है, आपने पढ़ा होगा काशी गए सोने प्रभु, ग्रुप 14 में इन सब के लिए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड के लिए लेड +2 ज्यादा स्टेबल है। तो 10 का तो 10 +4 ज्यादा स्टेबल है ना, तो 10 वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम +2 टू +4, क्योंकि 10 क्लोराइड में तो 10 +2 में है ना, तो जब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का रिडक्शन करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर देगा, SnCl2 Sn+2 gives Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक बात बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जो 2H+ इस HCl से मिलेंगे। बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो मान चलो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो हाइड्रोजन बनाएंगे, और वो हाइड्रोजन फिर इससे जाके चिपक जाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे इसको, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, क्या बन गया भैया, इमीन बन गया। और इमीन पे अगर आप पानी डाल दिया, आपने H+ पानी डाल दिया, तो इमीन पानी में विलीन हो जाते हैं, इसको तोड़ो, बन गया प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड और अमोनिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लगभग वही हुआ है जो अभी अभी मैकेनिज्म वहां पे करवाई थी डाइबेल-H में, वही रिएक्शन यहाँ हो रही है। डाइबेल-H में भी काम की चीज H थी, SnCl2 HCl में भी काम की चीज H थी। नेसेंट हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं, पाई को तोड़कर दोनों तरफ जुड़ जा रहे हैं, हाइड्रोल इमीन बन रही है, इमीन के हाइड्रोलिसिस। बस ये कि रिएजेंट का नाम अगर डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो वो अलग हो गया डाइबेल-H, और अगर रिएजेंट का नाम SnCl2 HCl है तो उसी को हम स्टीफन रिडक्शन बोल देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो बहुत आसान सी बात है, इसमें मैकेनिज्म यही है, लगभग आपको सिखाई दिया मैंने। HCl, अब देखो 1:2 लेना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक टिन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 HCl होने, तो 2 H+ होने तो चाहिए, तो 2 H+ कहां से आएंगे जब इसको हम दोगुना लेंगे। दैट इज व्हाई दे आर टेकन इन 1:2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी बात। ऐसे ही तुम्हारा, अगर मैं मान के चलो इसी Rc1 पर 10 क्लोराइड ना लेकर केवल 10 HCl यूज करता हूँ, ध्यान रखना, केवल 10 HCl, तो 10 यहाँ पर 0 में, तो ये और भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ कम से कम +2 में तो था, यहाँ कम से कम +2 में तो था, तो +4 में, ये 0 में, तो 0 से तो +4 में जाना ही चाहता है ये, तो ये +4 में जब जाना चाहेगा तो ये सारे, ये केवल एक ही पाई को नहीं, ये दोनों पाइयों को तोड़ देगा, और यहाँ पर इधर भी CH2 और इधर भी NH2, दोनों पाई को तोड़कर यहाँ से एमीन हमको बना देगा। तो इन दोनों रिएजेंट की आपको समझ, इसी को केवल हम स्टीफन बोलते हैं, नीचे वाले को तो हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलेंगे, बट दिस इज मच रिएक्टिव देन स्टीफन, क्योंकि इसने ज्यादा रिड्यूस कर दिया, एक भी पाई बॉन्ड इसमें छोड़ा नहीं। अभी तो इसमें एक पाई बॉन्ड है ना एटलीस्ट अभी भी एल्डिहाइड वाले में, लेकिन अगर हमने 10 0 में लिया, 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन इट विल कन्वर्ट फाइनली इनटू एमीन। तो आप समझ रहे हैं, 10 लोगे तो NH एमीन बनेगा, 10 क्लोराइड HCl लोगे तो हमको फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या छोटी सी बात से कितना अंतर आ सकता है? तो याद हो गया सबको, केवल और केवल साइनाइड के लिए होता है स्टीफन रिडक्शन, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। लिख लिया सबने? यस सर। और 9th रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब केवल लास्ट रिएक्शन इसकी बची है, विच इज नोन एज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, और रिडक्शन फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया सर। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, BAEU, जो भी है स्पेलिंग तो मुझे भी याद नहीं है, ऐसा ही है स्पेलिंग कुछ, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसका रिएजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। दारू में सोडियम डाल दो, क्या बन जाएगा, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन एजेंट बन जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है, केवल और केवल ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है ये, केवल और केवल। तो होता क्या, अगर आपने कोई भी ईस्टर लिया RCOR', इस पर अगर हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डाल दिया C2H5OH, तो करेगा क्या, ये यहाँ से भी एक अल्कोहल बना देगा RCH2OH, और उधर से भी एक अल्कोहल बना देगा R'OH। क्लियर है मेरी बात? ये यहाँ पर RCH2OH, सब में यही होगा ना कि CH2H5ONA बन जाएगा और H+ रिलीज कर देगा, जो दोनों को जाके रिड्यूस कर देगा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो।
मतलब जो रिएजेंट है उसमें C2H5ONA बन जाएगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा, है फिर ना? क्या होगा? उसके बाद वही H प्लस है ना, दोनों का रिडक्शन कर देगा। H प्लस तो नहीं करता है कभी रिडक्शन। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब वो ये OH के सोडियम पास का चला काम है। जाएगा। यस, सुनो, सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो सोडियम प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन जो दिया वो किसने ले लिया? इस H प्लस ने ले लिया। वही नेसेंट हाइड्रोजन बना, वो रिड्यूसर देगा, इनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा दोनों। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन अगर नॉर्मल सा हम ले लें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 अगर हमने लिया है और इस पर हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डाल देते हैं, तो इसका भी पता है कहाँ यूज आएगा? जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनेंगे तो यहाँ से एक प्रोपेनॉल बन जाएगा आपको, और दूसरा क्या बन जाएगा? एक मीथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट तो ऐसे देखे जिनमें अल्कोहल बन रहा था, और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे देखे जिनमें एल्केन बन रहा था अल्डिहाइड। और एल्डिहाइड भी बन रहा था। सही बात है, एल्डिहाइड भी बहुतों में बन रहा था। तो इसका मतलब जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, हम मतलब आप पढ़ोगे जब चैप्टर, जब सर पढ़ाएंगे आपको चैप्टर्स, दोनों बैचेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि भैया ये रिएक्शन तो सर ने हमको पहले ही रिडक्शन चैप्टर में करा दी थी, ये रिएक्शन हमको सर ने पहले ही ऑक्सीडेशन चैप्टर में करा दी थी। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं कहूंगा कि डेली इन रिएक्शंस को बार बार रिपीट करें, जिससे कि आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाए। बात समझ में आ रही है? अभी तो रिडक्शन है, मतलब क्या? इतनी रिडक्शन है? हाँ, आपके सिलेबस के हिसाब से, इनफैक्ट मैंने जेई तक का सिलेबस आपको करा दिया है, इसमें आपको इतने ही रिड्यूसिंग एजेंट से बस पाला पड़ेगा, और इतने रिड्यूसिंग एजेंट से आप आराम से डील कर सकते हैं जितने मैंने आपको कराए। क्लियर है मेरी बात? इसी में मैंने करीब करीब 8-10 नेम रिएक्शन करा दिए अंदर, जिसमें आपको वोल्फ किश्नर, ये तुम्हारा क्लेमेंसन, उससे पहले स्टीफन, है ना, ये वाला स्टीफन, इससे पहले बोवेट ब्लैंक, ये वाला, है ना, उससे पहले भी हमने रोजन मोंड लिंडलार, ठीक है, बर्च रिडक्शन एंड ऑल, बहुत सारे रीजन हमने इसमें कवर अप कर लिए। इतना अगर आपको मुंह जवानी याद हो गया, सो आई एम श्योर कि रिडक्शन वाला क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, नीट का तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, इनफैक्ट जेई तक का भी मैंने आपको करा दिया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे इसका। देखो फायदा क्या है, इसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म 2 कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 में और एक्सरसाइज 1 में। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो अब नए पेज से आप लोग हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आवाज आ रही है मेरी सबको प्रॉपर? यस सर। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। जनरली इसमें हमको जो ऑक्सीडेशन पढ़ना है वो हमको पहले ही चैप्टर से अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे अभी आप जब आपका हाइड्रोजन, ये तुम्हारा एल्केन चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स आएगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर आएगा, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन चैप्टर आएगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स आएगा। उससे अगला उसी में सब पार्ट आएगा एल्काइन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ोगे उसमें। हर पार्ट में बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना उस सारे ऑक्सीडेशन को हम एक जगह पर लिख के आपकी में एक तरह से समरी करा दे रहा हूँ, और उससे आपको ये फायदा हो जाएगा। ऐसे एल्काइन हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें सबसे ज्यादा एल्कीन्स में जो हमको पढ़ना होता है, दैट इज ओजोनोलिसिस हमको पढ़ना होता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस। वो भी 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सब लोग लिखना बंद करें, पहले सुने मेरी बात, फिर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। ओजोनोलिसिस 2 टाइप का, वन इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अनदर वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर इसी में हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्या? हाइड्रोक्सिलेशन। उसमें भी हम 2 टाइप की पढ़ते हैं, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इतने सारे हम इसके। फिर रिएजेंट, सिन के रिएजेंट कौन है, एंटी के रिएजेंट कौन है, 1 बाय 1 इनको सबको बिल्कुल इस तरह मेमोराइज करा दूंगा आपको कि इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऐसे एल्काइंस का ऑक्सीडेशन करना है तो हम क्या पढ़ते हैं, यही वाला हाइड्रोबोरेशन, ये तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये सब क्या है, एल्कोहल बनाना एल्काइन से, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद हम इसमें अगला चैप्टर आ जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे इंपॉर्टेंट।
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना इनटू एल्डिहाइड इनटू कीटोन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr27 एंड ऑल दीज, है ना, कॉपर 300, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग PDC, ये सब स्ट्रॉन्ग जो भी है हम सब की बात करेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन। तो उसमें जब रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें फिर ये हेडिंग आएगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। तो वहां पर भी रिएक्शंस, हालांकि मैंने एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, आपने टॉलरेंस टेस्ट का नाम सुना होगा, आपने फेलिंग टेस्ट का नाम Failing. सुना होगा, टॉलरेंस फेलिंग, ये सब क्या है, टेस्ट भी हो जाएंगे इस चैप्टर से आपके, और आपके ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन की बहुत सारी रिएक्शंस आपकी पहले यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल। ऑलरेडी हमने यहाँ डाइहाइड्रोक्सिलेशन से डाइऑल बनाई थी, उनका भी फर्दर अगर हमको ऑक्सीडेशन करना है तो वी कैन ऑक्सीडाइज देम विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना कठिन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो खुद ऑक्सीडाइज होके आता है, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का जो ये है ये +4 होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो कार्बन +4 में है। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब यहाँ कार्बन +4 में है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ऑलरेडी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एल्केन्स का ऑक्सीडेशन, तो इसमें बीच में आ जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्काइंस भी कह सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले रिएक्शन डाल रहा हूं मैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सबको? Yes. चलिए देखो, अगर मान के चलो मैंने कोई एल्कीन ली R1 R2, यहाँ पर ये R3 है, ये R4 है, मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरह। अगर मैं यहाँ पर O3 डालता हूँ पहले स्टेप में ओजोन, और सेकंड स्टेप में जिंक या वाटर, या जिंक की जगह हम कई बार डाई मिथाइल सल्फाइड भी यूज कर लेते हैं। इस तरह का रिएजेंट अगर हम डाल रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट लिखने का तरीका तो ये है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो पेस्ट कर देंगे, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जब जिंक का यूज होता है तो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और जब जिंक का यूज नहीं होता है या डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज नहीं होता है तब इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो दो टाइप की होगी, वन इज रिडक्टिव, वन इज ऑक्सीडेटिव। मतलब इसी में पहले स्टेप में ओजोन डालूं, सेकंड स्टेप में जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड ना डालकर सिंपल अगर हम इस पर पानी डाल देते हैं तो प्रोडक्ट तो एक्चुअली यहाँ से यही मिलेगा। लेट अस सपोज इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको अंतर समझ में आ जाए ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में। यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया तो मुझे यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिंक अगर मैंने यूज किया है तो इस एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही होने देगा, ये एल्डिहाइड बचा, ये कीटोन बचा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर O3 वाटर डाल दिया तो यहाँ से पहला वाला प्रोडक्ट तो सेम ही बना, ये तो कीटोन बनना ही था, इसमें तो कोई टेंशन थी ही नहीं। लेकिन जब जिंक आपने यूज नहीं किया है तो जो एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड ना रहकर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल था? जब आपने जिंक यूज नहीं किया है। तो ये नीचे वाली को तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कहानी समझ में आई? प्रोडक्ट अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, इसकी मैकेनिज्म तो खूब लंबी है बट आपको मैकेनिज्म से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। मैकेनिज्म में सिखा दूंगा आपको बट नो नीड, तो उसकी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। लेकिन अब उसमें करना क्या है, कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, इस जिंक का या डाइमिथाइल सल्फाइड का रोल क्या है। तो भैया एक बार बताओ, रोल ऑफ जिंक या डाइमिथाइल, जिंक का काम क्या है? जिंक तो एक मेटल है, जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन देना। अब होता क्या है, जब भी आप किसी एल्कीन को लेते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, यहाँ पर H लिया, सपोज यहाँ CH3 लिया, यहाँ भी CH3 लिया, और यहाँ पर सपोज इथाइल ले लिया ET। अगर इस पर मैंने ओजोन डाला, O3 डाला, तो एक्चुअली ये ओजोन करता क्या है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है बट मैं आपको एक इंटरमीडिएट सिखा देता हूँ इसका,
इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, नॉट प्रोडक्ट, वी कैन लाइक दैट, वी कैन राइट लाइक दैट। यहाँ पर ये लिख दिया। ये क्या किया हमने, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और ओजोन को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक ओजोन ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ओजोन के 3 मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं मोलोनोजाइड। क्या बोलते हैं, मोलोनोजाइड, मोलोनोजाइड। उसके बाद होता क्या है कि ये अगले स्टेप में ये वाला जो है ये अनस्टेबल होता है, मोलोनोजाइड अनस्टेबल। तो ये टूटता है। कैसे टूटता है, इसको हम तलवार से ऐसे काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं। कुल मिलाकर ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में डबल बॉन्ड वो आ जाता है। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ से इसका डबल बॉन्ड हुआ गया, प्लस ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड हुआ चुका है। और ये वाली ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर बन गई। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन थी ये वाली, सब लोग सुनाई दे रहा है मेरी बात, लिख तो नहीं रहे? नो सर। यस सर। तो जो रेड पेन से जो ऑक्सीजन में लिख रहा हूँ, ये वाली ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये जिंक 2 पॉजिटिव तैयार है। तो जिंक 2 पॉजिटिव, दिस विल रिएक्ट विद दिस नेसेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर रोल ऑफ जिंक है, जिंक ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया और दूसरे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। सो व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक, दिस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, दिस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस रिड्यूस अदर्स, itself oxidized. Are you getting my point? What is the role of zinc? Zinc reduces the oxygen which is produced after from the mononoxide. तो यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट तो बन गए। बट इफ द जिंक इज यूज नॉट, इफ द जिंक इज नॉट यूज, अगर जिंक यूज नहीं होती तो ध्यान से देखिएगा, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होती, नेसेंट मतलब नवजात, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन जो यहाँ से प्रोड्यूस होती, वो क्या करती, फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन करती। तो करती क्या, इस कीटोन का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि कीटोन तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल था, तो हम कहेंगे इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होता क्या है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इस वाले, इसको ऐसे समझिएगा, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाती और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता बीच में, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाता तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन। दिस ऑक्सीजन इज इंसर्टेड हियर इन बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन इफ द जिंक इज नॉट यूज्ड। तो हमने क्या किया, जिंक यूज किया है, इसीलिए तो उसने रिड्यूस कर दिया उस नेसेंट ऑक्सीजन को जो प्रोड्यूस हुई थी। दैट इज व्हाई दैट टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रहने देती है, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो तो किसने पकड़ लिया तुरंत, जिंक 2 पॉजिटिव ने। बट अगर जिंक यूज नहीं किया है तो नेसेंट ऑक्सीजन तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगी, एल्डिहाइड वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? सबको क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिख लिया आपने या लिखना है? लिख लो पहले। इतना लिख लिया ऊपर से सबने? नहीं सर। लिखो तो लिखो।
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सारी बाहर है। आवाज आ रही है मेरी? सर एक मिनट, लिख लिया सबने ये वाला? वो स्क्रीन चली गई थी। 1 मिनट। अभी अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। ये हो गया सबका इतना? हाँ हाँ बोलो। अगर ना वो अल्डिहाइड की जगह कीटोन भी बनता है ना सेकंड प्रोडक्ट में, तो भी ना मतलब जेरन की वजह से, अगर जेरन यूज नहीं होता और अगर उसकी जगह कीटोन बनता, फिर भी उसको ना ऑक्सीडेशन हो जाता ना उसका भी। नहीं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का कभी नहीं होता। सर रीजन बताएंगे? कीटोन, क्योंकि कीटोन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पहले, लेकिन यहाँ तो कार्बन से दोनों तरफ कार्बन ही जुड़ा हुआ है ना कीटोन में। हाँ हाइड्रोजन का सर। जुड़ा रहना मतलब रिड्यूस्ड है वो, तो अच्छा, वहां तो पर ऑक्सीडाइज रिप्लेसेबल होने के चांस हाइड्रोजन हैं। नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी वजह से वो फुल्ली ऑक्सीडाइज स्टेट में। यस यस, कीटोन में ऑलरेडी कार्बन से या तो ऑक्सीजन है या कार्बन है, तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। लेकिन एल्डिहाइड में एक एच है ना कार्बन से जुड़ा हुआ, तो वहां ऑक्सीजन होने के इंट्रोड्यूस होने के चांस है। ओके सर। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक ये वाला प्रोडक्ट दिया, ठीक है, इस पे मैंने O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डाला, तो आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या करोगे? मतलब O3 पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में वाटर डाल, तो आपको करना क्या है? आपको करना है इसको डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेस्ट करना है। तो यहाँ तो मिथाइल मिथाइल जुड़ के एक कीटोन बन गया, बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आप जोड़ोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, तो ये तो दोनों तरफ क्या है, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बना, और वाटर है सिंपल, जिंक यूज किया नहीं है, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा वो यहाँ भी इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ भी इंट्रोड्यूस होगा। तो पक्की सी बात है भैया, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक कार्बन पर दो OH तो वैसे ही स्टेबल नहीं होते, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ से तो C डबल बॉन्ड CO2 बना, और यहाँ से वाटर बना, तो फाइनल प्रोडक्ट एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड अगर दोनों तरफ, ये दोनों तरफ HH था, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और हमको यहाँ पर CO2 H2, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट।
तो ऐसे हमको पता रहना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ, मान के चलो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये वाला, इस पर डाला O3 पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में जिंक वाटर डाला, और एक बार रिएक्शन कराई O3 सिंपल दूसरे स्टेप में वाटर डाला। तो क्या करेंगे आप, ओजोनोलिसिस, जिंक डाला है तो रिडक्टिव, तो कीटोन को कीटोन रहने देगा, ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड को एल्डिहाइड रहने देगा। तो जब जिंक डाला है तो प्रोडक्ट ये रहेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉन और फॉर्मल्डिहाइड। बट O3 वाटर डाला है तो ये वाला तो क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस यहाँ से क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, बट दिस OH इज नॉट स्टेबल, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CO2 प्लस वाटर। So this and this are the final product. तो अल्टीमेटली हम इस रिएक्शन से ये भी सीख सकते हैं कि हमको अगर ये प्रोडक्ट मिले हैं तो प्रोडक्ट के नेचर से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी एल्कीन रही होगी या डबल बॉन्ड किस जगह पर रहा होगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो एक्चुअली यहाँ पर नोट करके आप एक बात लिखिएगा, लिखो कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज यूज्ड, ozonolysis reaction is used to identify the position of double bond in alkene। एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को पता लगाने के लिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक एल्कीन दी, इस पर O3 सेकंड स्टेप में जिंक वाटर डाला गया, और सपोज आपको प्रोडक्ट दे दिया गया कि PHCHO, ये बेंजोल्डिहाइड दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है कि ब्यूटेनॉन है। तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि वो एल्कीन कौन सी थी, मतलब रिएक्टेंट बताना है कि वो एल्कीन कौन सी थी। तो आपको करना क्या है, हम वहां पर डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ ऑक्सीजन पेस्ट करते थे, अब दोनों तरफ से ऑक्सीजन को चुरा कर उन डबल बॉन्ड को पेस्ट करके ये लिख दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ कार्बन इससे PHH और यहाँ से कार्बन CH2 CH3 CH3। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका नाम पूछा जाएगा, आप नाम बता दें। मैं कह रहा हूँ कि जब हम ओजोनोलिसिस करते थे तो प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ ऑक्सीजन पेस्ट करते थे। तो अब जब आपसे रिएक्टेंट पूछा है तो दोनों ऑक्सीजन को हटाकर दोनों डबल उनको कार्बन कार्बन को जोड़ दो, बस डबल बॉन्ड से हो गया काम। हाँ सर। तो हमारी एल्कीन आ जाएगी। तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि हमारे रिएक्टेंट में वो एल्कीन की डबल बॉन्ड की जो पोजीशन थी वो किस जगह पर थी। तो जब भी मान के चलो आपको कोई एल्कीन आपने खोज के निकाली, कोई भी आपने कोई नया, नॉट नो हाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो आप करेंगे क्या, आप उस एल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस। इनके डबल बॉन्ड O की पोजीशन को देखकर आप इसको जोड़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपने नया कंपाउंड बनाया होगा रिसर्च करके लैब में, तो वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो आपका एल्कीन आपने बनाई होगी उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। जिंक का यूज मैंने आपको ऑलरेडी सिखा ही दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये वाली एल्कीन दे दी जाए ब्यूट2ईन, इस पर O3 वाटर डाला जाए तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, बोलो। जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे वो कितने टाइप के रहेंगे, और फिर दोनों साइड OH नाम बताओ उसका क्या है। IUPAC नाम बताओ कंपाउंड। एसिटिक एसिड। IUPAC पूछा मैंने। इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, है क्या नहीं। एसिड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ये मिथाइल, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ऐसे यहाँ पर ये OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। सो वी आर गेटिंग व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, वी कैन राइट CH3 C डबल बॉन्ड OH, सिंपल वही वाली बात।
तो आपको समझ में आ गया, इस तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन का यूज क्या है? वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज O3 सेकंड स्टेप में जिंक वाटर डाला गया और आपको इस तरह का रिएजेंट दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है और यहाँ पर ये दे रखा है। आपको ए जो एल्कीन रही होगी वो क्या रही होगी, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। और सपोज यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया है, यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा दिया है, बताइएगा प्रोडक्ट क्या है? नाम बताना है आपको, IUPAC नेम। आसान है बहुत। कर रहे हैं सब लोग? वो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब हेक्सीन बनेगा और जिसमें ना 2 और 4th पोजीशन 3, अटैच होगा। देखो आप कहीं से भी 3, नंबरिंग दे दो। 5 बोलो यस, सर। हाँ 3, बोलो बोलो। 5 डाइमिथाइल 3,5 हेक्स 1, 5 डाइइन। नहीं नहीं, ये गलत बना दिया तुमने। डाइइन कैसे बन जाएगा? तो गलत कर दिया। डाइइन तो नहीं बनेगा। देखो जब यहाँ 2 डबल बॉन्ड वो थे ना, तो इसको इसको हटाया है ना सिंपल, तो अच्छा हाँ, इनको फिर वो सिंपल जोड़ 3 दिया बन था जाएगा ना, तो बस। डाइइन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब इस ऑप्शन को डाइमिथाइल सर 4,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अच्छा चलो, मैंने नंबरिंग मार दी ऐसे, अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दिया। तो मुझे पता है ना 1 और 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड वो लगा है, तो पक्की सी बात है कि 1 और 6 पोजीशंस आपस में जुड़ी रहेंगी। सपोज 1 और 6 को मैंने जोड़ के दिखा दिया, तो 1 से 2 जुड़ा है, 2 पे मिथाइल है, ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 3 जुड़ा है, 3 से 4 है, 4 पे मिथाइल है, 5 जुड़ा है और 5 पे कुछ नहीं है, 6 पर ही है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा, बस हो गया, यही नाम है। यही बना है, बस नाम गलत बोला है। तो आपने नाम अलग बना दी। अब मैं इसकी नंबरिंग को तो मिटा देता हूँ ना, क्योंकि ये नंबरिंग तो गलत है ना, पक्का पता है हाँ मुझे। भाई, मैंने नंबरिंग ये नंबरिंग तो वो थी जो मैंने 4,6 अपना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए किया है। 4,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, यही है ना? अब देखो IUPAC नाम कैसे रखोगे, आपको पता है, हमेशा सबसे पहले नंबरिंग करनी है तो हम डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी, या तो 1 नंबर इसको या 1 नंबर इसको, ठीक है। अगर मैं 1 इसको देता हूँ, 2 इसको देता हूँ, 3 देन 4 देन 5 देन 6, तो पोजीशन आती है 1,3,5। और अगर मैं ऊपर वाले को 1 देता 1 2 3 4, तो इसको 4 जाती, इसको फिर 6 जाता, तो वो गलत हो जाता। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। तो नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है मेरी बात? तो आपसे नीट में किस सर लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सेम बिल्कुल नीट का पैटर्न यही था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा आपसे एक और फिर क्वेश्चन से मुझे याद आ बोलिए इस गया। कंपाउंड को। अब तो आप बोलो ना, नंबरिंग बना दी, तो इसमें बचा ही क्या हाँ, फिर? 3,5 3,5 डाइमिथाइल डाइ। साइक्लोहेक्सीन, हेक्स 1 इन या हेक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैंने आपको बेंजीन रिंग दी और उस पर O3 वाटर डाला, सॉरी O3 सेकंड स्टेप में जिंक वाटर डाला, प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा? सर सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, तीनों के तीनों। तो तोड़ो ना, तोड़ के बताओ क्या बनेगा, लिखो, पेन चलाओ। बिल्कुल हाँ, सारे टूट जाएंगे। तो यूं मानो कि मैंने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी या ऑक्सीडेशन आपको कंप्लीट करा दिया अभी, तो वहां पर पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी जब एल्कीन चैप्टर पढ़ोगे।
एसिटिक एसिड बनेगा क्या? बनाओ ढंग से बनाओ, गलत है। हम बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको तोड़ना है तो इसको सजाना पड़ेगा। सजा लिया हमने, ठीक है। आप बताओ, जब ओजोन डालते हैं तो सिंगल बॉन्ड के साथ तो छेड़छाड़ होती नहीं। मैकेनिज्म टेल्स अस कि डबल बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा। क्लियर है मेरी बात? तो आप ध्यान से देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। इस वाले बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? नहीं हुई। यहाँ एच, यहाँ एच, सब लोग देखो प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूँ। जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, इधर डबल बॉन्ड हो जुड़ा, इधर जुड़ा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई? नहीं हुई। यहाँ एच, यहाँ एच, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये जुड़ा होगा जब वो डबल बॉन्ड टूटे होंगे दोनों तरफ से। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एक एक जैसा। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो तीनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे ग्लाइयोक्जल। तो 3 ग्लाइयोक्जल मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं, ग्लाइयोक्जल। समझ में आया सबको? जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया था हाउ मेनी sir. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, आंसर इज ओनली 1 टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब ये मत समझना कि हाई लेवल हो गया, आपके एग्जाम में आएगा ऐसा। नीट में, एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेवल हाई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। टोल्यून दिया है और आपसे पूछा गया है ओजोन डालने पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। टाइप्स 2. ऑफ प्रोडक्ट बताना। 2। तो आंसर विल बी 2। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं भी एक मिथाइल लगाओगे तो इसको छोड़कर ये वाला सिंगल तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो एक टाइप का प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड हो यहाँ से, और ये वाला यहाँ से डबल बॉन्ड हो। एक तो ये वाला मॉलिक्यूल बना, फिर ये सिंगल बॉन्ड ऐसे ही रहा, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, ये तो ग्लाइयोक्जल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइयोक्जल के हमको मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और एक हमारा ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। एक ये दोनों 2 ग्लाइयोक्जल मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। हाउ सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी भी 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। सर स्क्रीन नहीं, एक्चुअली 3 रिंग पे टाइप है ना के सर, प्रोडक्ट कि मिलेंगे। रिंग उस पे लेंगे कि नहीं? 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट तो सर 2 ही रहेंगे सर। 2 ही रहेंगे सर इस बार भी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट, ये वाला देखो। हाँ बताओ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कुछ पूछ रहे थे आप लोग? 2 टाइप्स। नहीं, 3 टाइप्स ऑफ दोबारा चेक प्रोडक्ट। करो। 3 टाइप्स ऑफ 2 तो प्रोडक्ट। नहीं है आंसर, 2 तो नहीं है। सर 3 आंसर। 3 कैसे आएगा मुझे बताओ। देखो मैं बताता हूँ, इसमें एक्चुअली गलती क्या कर देते हैं अपन लोग। यहाँ पर मान के चलो हमने डबल बॉन्ड ये लिख दिया, तो यहाँ पर और देखिए सर रेजोनेंस हाइब्रिड 2 तरीके के बनेगा ना, एक उस साइड और एक इस साइड। यस, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे और इससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जब सबको काउंट करेंगे तो टोटल हमको कितने टाइप के मिलेंगे, ध्यान से देखो। एक बार तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो एक वाला प्रोडक्ट तो हमको ये कॉमन रहा, ये कॉमन रहा, ये कॉमन रहा, इस तरह का मिलेगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स तो हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल C डबल बॉन्ड हो H। 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ से, और यहाँ पर
एक मॉलिक्यूल हमको ऐसा मिलेगा जो HO3 जिंक पर डाल रहा हूँ मैं, O3 जिंक वाटर, एक हमको मिलेगा ग्लाइओक्सल वाला मॉलिक्यूल, ये ग्लाइकोल नहीं ग्लाइओक्सल। जबकि यहां से हम तोड़ेंगे तो ये सिंगल तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, मिथाइल मिथाइल यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ये H जो भी ठीक H नहीं आएगा सॉरी, और फिर उसके बाद ये सिंगल मतलब 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमको ग्लाइओक्सल के मिल जाएंगे। सो टोटल टाइप्स कितने के मिले बताओ हमको, एक टाइप, दूसरा 3 टाइप, तीसरा टाइप, 3 टाइप के बने। और प्रोडक्ट आपको पता है कौन कौन से बने, वो आपने लिखे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझ Yes, सकते हैं sir. मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं ओजोन एनालिसिस में, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। आई होप सबको इतना याद हो गया, समझ में आया, क्लियर है। सो आप पोजीशन हाँ। ऑफ लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी क्लियर बता सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं थोड़ा सा इसी में कि हाँ चलो ओजोन एनालिसिस तो आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड अपना यहाँ पर हम पढ़ते थे डाई हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़कर हमको क्या करना है, दोनों तरफ डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, दोनों तरफ 2 OH लगाना है, एक एक OH दोनों तरफ, डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो मतलब जैसे मैंने मान के चलो एल्कीन लिया यहाँ पर और कुछ भी ऐसा रिएजेंट लिया, कोई भी रिएजेंट, तो 2 OH को अगर मैं इस तरह जोड़ देता हूँ तो एक पाई बॉन्ड को तोड़कर दो सिग्मा बनाना, दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ोगे इसको, और ये क्या बन जाए तुम्हारा डाई हाइड्रोक्सिलेशन। एक्चुअली डाई हाइड्रोक्सिलेशन हमारा 2 टाइप का होगा, एक सिन और एक रहेगा एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। इनका मतलब बोथ OH अटैच फ्रॉम सेम साइड, दोनों की दोनों OH सेम साइड से जुड़े। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ OH अटैच फ्रॉम अपोजिट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिन और एंटी क्या होगा, तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन ये हो जाएगा, एंटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन के 2 रिएजेंट हैं, एक होता है तुम्हारा KMnO4 1% एल्केलाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा बेयर्स रिएजेंट। 2019 नीट का क्वेश्चन पेपर यही था। नीट के पेपर में क्वेश्चन नंबर मुझे ऐसा भी याद आ रहा है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 47। क्या नाम था कि व्हाट इज द बेयर्स रिएजेंट, 1% एल्केलाइन KMnO4, दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर KMnO4 के अलावा हो जाएगा OS। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। दूसरा रिएजेंट हो जाएगा यहाँ पर OSO4, और का नाम है Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और दूसरा है यहाँ पर पर एसिड। इन चारों के बारे में 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे कि सेम साइड से OH जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और अपोजिट साइड से जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, दैट इज 1% एल्केलाइन KMnO4। एक्चुअली एक तरह से एल्केलाइन KMnO4 मतलब समझ रहे हो, बहुत कम बेसिक KMnO4 में हल्का सा बेस डालना है, जस्ट चुन्नू सा, बहुत हल्का सा, समझ रहे हो। तो वो हो गया तुम्हारा 1% एल्केलाइन। तो होगा क्या, इट इज आल्सो ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का टेस्ट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि डिकलराइज कर देता है ये एल्केलाइन सॉरी KMnO4 के कलर को। होता क्या है कि KMnO4 में अगर हम काम की चीज देखेंगे तो क्या है, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, MnO- डबल बॉन्ड हो। जब भी कभी किसी एल्कीन के साथ ये रिएक्शन करता है तो एक्चुअली देखो प्रोडक्ट क्या बनता है कि एल्कीन का एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और होगा क्या कि O- इस पर अटैक करेगा। या इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट, है ना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये डबल बॉन्ड लिखा, ये Mn, ये O- लिखना बंद करो, इधर देखो सब लोग। तो O- क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, इस तरह। तो एक 5 मेंबर्ड या इस तरह जितने की भी मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, यहाँ ऑक्सीजन, ये Mn पे आएगा, ये Mn पे, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, लाइक दैट, इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद में पानी डालते हैं, इधर से टूट जाता है और ये दोनों OH को यहाँ पर ले लेता है और हमारा डाइहाइड्रोक्सिलेटेड। तो दोनों OH सेम साइड से जुड़े या अपोजिट साइड से, सेम साइड से जुड़े। इट वाज पॉसिबल ओनली व्हेनेवर
MnO के MnO4 माइनस के दोनों ऑक्सीजन एक साइड से जुड़ रहे थे, बाद में पानी वगैरह डालेंगे यहाँ पर तो ये तुम्हारा सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम केस सिमिलर विद द OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जो दूसरा रिएजेंट था ना ये OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सिमिलरली विद OSO4। तो OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 पाई जाती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये भी किसी एल्कीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, ऑक्सीजन का ये इधर शिफ्ट होता है, ये इस पर डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट, ये इस पर, यहाँ से ऐसे, तो ये क्या बनेगा, सिंगल 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 ऐसे, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये ऑस्मियम और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह रिएजेंट बन जाता है। बाद में पानी डालेंगे, यहाँ से भी फाइनली हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों की मैकेनिज्म एक जैसी है, OSO4 लो या 1% अल्कलाइन KMnO लो। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि KMnO4 जब तक KMnO4 था तब तक तो ये पर्पल कलर का था, बट जैसे ये KMnO4 इससे जुड़ा तो बाद में यहाँ से MnO2 रिलीज हुआ ना, तो इसका डी कलर, MnO2 का डिफरेंट कलर आ जाता है, एक तरह से हम कहेंगे डी कलराइज कर देता है और OH बन जाएगा यहाँ पर। दैट इज वाई हम कहेंगे कि कलर ऑफ KMnO4 gets decolorized। That is why अगर डीकलराइज हो गया किसी अननोन कंपाउंड पे आपने अल्कलाइन KMnO4 डाला तो आप समझ गए कि उसमें डायहाइड्रोक्सिलेशन हो गया होगा और आप समझ गए कि उसमें पाई बॉन्ड रहा होगा, और यहाँ से हमको आइडिया लग जाता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो। कोई अननोन कंपाउंड आपको सर ने पुड़िया में बांध के दिया और बोला कि चेक करो इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं, तो आप करेंगे क्या, आप तुरंत उसमें KMnO4 डाल के हल्का सा बेसिक 2 ड्रॉप डालोगे, है ना, तो आप देखेंगे अगर डीकलराइज हो गया तो आप समझ गए कि यहाँ पर ये इस डिकलाइज कब रहा होगा, जब डाइहाइड्रोक्सिलेशन हुआ होगा, और डाइहाइड्रोक्सिलेशन कब हुआ होगा, जब डबल बॉन्ड रहा होगा, है ना, तो हम समझ गए कि उसमें डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से अनसैचुरेशन का टेस्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर लाइन में एक क्वेश्चन है, हर लाइन में। आवाज आ रही मेरी? हेलो? हाँ सर आ रही है आवाज। चलिए, ये सबको समझ में आया? लिख लिए दोनों टेस्ट, दोनों रिएजेंट? एक मिनट रुक जाइए ना। नहीं सर, हाँ नहीं लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। सर ऑस्मियम का नहीं समझा। समझने लायक है ही नहीं उसमें कुछ भी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये एल्कीन है, OSO4 की स्ट्रक्चर ऐसे है, कुल मिलाकर ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है आपको, तो डायरेक्ट OH लगा देना है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये लिख दी हमने, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, अटैक करा दिया, ये शिफ्ट हुआ, इसने अटैक कर दिया, ये स्टेट बन गई, यहाँ पर टूट जाएगा, पानी डालेंगे वापस, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH ये बन जाएगा। तो आपको याद रखना है बस ये रिएजेंट, मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, तो मैंने बस आपको सपोर्टिंग हैंड में बता दिया है कि बाई चांस आपको याद रखना हो तो क्या करेंगे, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आपको तो बस ये याद रखना है कि पाई को तोड़कर 2 OH अगर मुझे जोड़ना है तो बताओ वो 2 रिएजेंट कौन कौन से हैं, ये याद रखना है, बताओ कौन कौन से हैं। अगर मुझे सिन साइड से KMnO4 और OSO4। alkaline 1% KMnO4 which triggers the reaction and osmium tetroxide। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या जहाँ पे आप सर वो इंट्रोडक्शन एक कर रहे थे? सर एक बार वो कलर वाला बताइए ना। बस मैं कह रहा हूँ वही। KMnO4 का कलर पर्पल होता है, लेकिन बाद में जब हमने रिएक्शन कर दी इसके एल्कीन के साथ तो KMnO4 तो बचा नहीं, वो तो MnO2 बन गया ना, जो कि कलरलेस होता है, तो डिकलराइज हो गया। एंटी वाले का रिएजेंट्स क्या लिखे हैं? हाँ वही रिएजेंट में वो AgO के बाद स्लैश में क्या है? Ag2O हीट, ये हीट का साइन है ना, वो D लग और रहा था। पर एसिड Ag2O हीट और पर एसिड, अभी बताऊंगा इनको भी। तो पहला और दूसरा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये इसको फर्स्ट मान लो, ए मान लो, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। अब मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पर,
दैट इज नोन एज Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। होता क्या है कि AgOAg इसको अगर हम हीट करेंगे तो होता क्या है, ये और ये निकल जाते हैं, मतलब 2 सिल्वर मॉलिक्यूल, सिल्वर एटम और नेसेंट ऑक्सीजन बच जाती है। सिमिलरली डी मेथड क्या था हमारा, पर एसिड। पर एसिड क्या होते हैं, जिसमें ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है नॉर्मल, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक OH फालतू आ जाए, एक्स्ट्रा OH आ जाए ये वाला, तो होता क्या है, इसको भी हीट करते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है और ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इसमें रिएक्टिव स्पीसीज क्या है इन दोनों में, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, नवजात नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ होता क्या है कि जब भी कभी किसी एल्कीन के साथ आप नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, ये 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड बनेगा। वाटर वगैरह आप जब डालोगे तो वाटर अटैक करेगा अपोजिट साइड से, ये इस तरह के इस बॉन्ड को यहाँ से खोल देगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ध्यान से देखो, लिखना बंद करो, इस कार्बन वाले बॉन्ड को OH ने इधर से अटैक करी, OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अटैक किया है, और ये वाला बॉन्ड नीचे से खुल गया तो ये O- बन गया, हाँ या ना, क्योंकि दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये H+ रिलीज कर दे, और O- क्या करेगा, इसका एक H+ ले लेगा, तो अल्टीमेटली अगले वाले स्टेप में क्या बन गया, ये भी OH बन गया, ये भी OH बन गया, और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट। तो आप बताओ, एल्कीन का पाई तोड़कर 2 सिग्मा बने और दोनों तरफ OH अपोजिट साइड से आया कि नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। समझ में आया। तो सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे तब भी वही नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, काम की चीज वही है, और पर एसिड लेंगे तब भी वही। पर एसिड क्या होता है, जैसे किसी एक पर एसिड का नाम MCPBA कभी आपको दिख जाए, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ऐसा कभी भी आपको दिख जाए, पर एसिड कभी आपको दिख जाए, तो पक्की सी बात है उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकली होगी, और वो क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये वाटर कहां से आया, ये वाटर बाद में डाल देंगे। आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। तो आप लोग सब समराइज करके बताओ मुझे, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन के टोटल मेथड्स, किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोल के बताओ। 2 मेथड होते हैं, एक सिन एडिशन होता है, एक एंटी एडिशन होता है। सिन एडिशन में KMnO4 और OSO4 डलेगा, एंटी एडिशन में Ag2O विथ हीट और पर एसिड विथ हीट डलेगा, जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन काम करता है, और ऊपर वाले में सिन वाले में पूरा का पूरा रिएजेंट काम करता है। ठीक है, ये हो गया सबको याद। एक तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हमारा कंप्लीट हुआ। उससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में आपको क्या पढ़ाया था, दैट इज ओजोनोलिसिस, जो 2 तरह का, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो हमारा इतना ही है अभी, मतलब अभी तो केवल एल्कीन का कराया मैंने, इनफैक्ट एल्काइंस का भी कुछ कुछ ऐसे ही हो जाएगा। एल्काइंस का उतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं है अपन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा, माइल्ड से क्या बनेगा, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, PCC, PDC, MnO2, इन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, माइल्ड की या ये जो भी बनेंगे। ठीक है, हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी। यस सर। मैं कह रहा था कि आपका एग्जाम परसों है ना। यस सर। यस सर।
अच्छा अच्छा, तो फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। आप बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अपन कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सब बात करेंगे, और देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी आपको बहुत फायदा दिलाएगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। थैंक यू सर। इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। तो इसका हाँ पीडीएफ भेज भेज देंगे। दीजिएगा। हाँ हाँ, हाँ आज का भी और कल का भी अगर भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय, ओके बाय, थैंक यू।